गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग टर्म का। आज पार्ट 2 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर करवा दी थी। जो अकाउंटिंग टर्म्स रहते हैं आज हम इस वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपके प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी अकाउंटिंग टर्म्स आ जाती है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? बैड डेट्स का मीनिंग होता है इनरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स का मीनिंग होता है जिससे हमने पैसा लेना होता है। अब जिससे पैसा लेना है, अगर उससे आपका पैसा नहीं मिल रहा, इरिकवरेबल है, तो उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। मान लो मैंने सेल की थी 10,000 की, वो पर्सन आया ही नहीं, भाग गया, दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया, जिसको मैं ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ, नहीं मुझे मेरे पैसे मिल रहे, तो उसको हम कह देते हैं बैड डेट्स। मींस इरिकवरेबल अमाउंट, वो अमाउंट जो मुझे रिकवर नहीं हो रहा, नहीं मिल पा रहा। किससे? डेटर से। डेटर्स होते हैं जिससे हमने पैसा लेना होता है। जिसको हमने क्रेडिट सेल की होती है उससे पैसा लेना होता है, उसे हम डेटर्स बोलते हैं। और अगर डेटर से अमाउंट नहीं रिकवर हो रहा, उसको हम क्या बोल देते हैं? बैड डेट्स। और ये हमारा लॉस होता है बेटा। बट ऑब्वियस, मैंने किसी को 10,000 की सेल की, उसने 8,000 दिया, 2,000 नहीं मिल रहा मुझे, वो पर्सन भी नहीं मिल रहा, तो वो क्या हो गया? मेरा बैड डेट्स हो गए। और वो मेरा क्या हो गया? फॉर्म का क्या हो गया? लॉस। नेक्स्ट हमारी आ जाती है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट को हिंदी में कहते हैं दिवालिया हो जाना। मींस वो पर्सन जो अनएबल है, जो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। मींस उसका मान लो कोई पर्सन है, उसने का सब बिजनेस बहुत लॉस में चला गया, उसने अपनी सारी एसेट सेल कर दी, अब उसके पास कुछ नहीं है कि वो पेमेंट कर सके, तो कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देता है कि वो क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया, मींस इंसॉल्वेंट हो गया है। अब उससे कोई अमाउंट हम रिकवर नहीं कर सकते। ये भी हमारा क्या हो जाता है बेटा? लॉस। सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मींस अनकैपेबल टू पे। सॉल्वेंट मींस जो पर्सन कैपेबल है, जो हमारा पैसा दे देगा, वो सॉल्वेंट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा स्टोर। स्टोर क्या होता है? स्टोर मींस कोई भी मेरा बिजनेस, मेरा मान लो एसी का बिजनेस है, मैंने उसमें से एक एसी अपने ही बिजनेस में यूज कर लिया, अपने कैबिन में लगा लिया, तो उसे क्या कहते हैं? स्टोर्स कहते हैं। मींस जो मटेरियल मैंने रीसेल नहीं किया, इवन कि मैंने उसको बिजनेस में यूज कर लिया, तो उसे हम बोल देते हैं स्टोर्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंटिटी। एंटिटी मीन्स बिजनेसमैन। जो बिजनेस हम चला रहे हैं, किसके लिए चला रहे हैं? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट के लिए हमें कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन हम रन करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? एंटिटी। नेक्स्ट हमारी बेटा टर्नओवर। ये तो तुमने सुना भी होगा कि उस पर्सन की टर्नओवर इतनी है। टर्नओवर मींस कि एक ईयर में हमने कितनी सेल की है। टोटल सेल इन अ ईयर इज कॉल्ड टर्नओवर। जिसे हम बोल देते हैं ना कि भाई इस पर्सन की, इस बिजनेसमैन की एक साल में इतनी टर्नओवर है, मींस उसकी एक साल की इतनी सेल है, उससे कितनी गुड्स सेल की हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कि बिजनेस में जो आप जिस किसी चीज की प्रोडक्शन करते हो, तो उसको बनाने में कितना खर्चा आया। मान लो ये मार्कर है, इसलिए मेरा 10 रुपए का मैं सेल करती हूँ मान लो, लेकिन मेरे इसको बनाने में मुझे इसका खर्चा कितना है? 8 रुपए। तो 8 रुपए हम क्या कहेंगे? इसकी कॉस्ट है। और 10 रुपए क्या है? मेरी उसकी रेवेन्यू है, सेल है। और जो बीच का मार्जिन है 2 रुपए, वो मेरी इनकम हो गई। तो कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को जो जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, उसको प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन में जितना खर्चा आता है, खर्चे में रॉ मटेरियल भी आ जाता है, पेमेंट्स लेबर की, बिल्डिंग का रेंट वगैरह सारा कुछ ऐड करके आ जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं? कॉस्ट कह देते हैं।
नेक्स्ट बेटा एक आ जाती है हमारी टर्म लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मीनिंग होता है डोमेस्टिक एनिमल यूज फॉर बिजनेस। होता है ना, कई बार आप बिजनेस में हिली एरिया में सामान ढोने के लिए कैटल्स या हॉर्सेस वगैरह का आप यूज करते हो, कई बिजनेसमैन हिली एरिया में यूज होते हैं, उसे हम कहते हैं लाइव स्टॉक। मींस डोमेस्टिक एनिमल यूज इन द बिजनेस इज कॉल्ड लाइव स्टॉक। फॉर एग्जांपल कैटल, हॉर्स, ये सब हमारा अकाउंटिंग टर्म है, हम इसको क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा वाउचर। वाउचर मीन्स, जैसे मैं मान लो मैंने कहा मैं सेल की इतने की, मैंने परचेज की, मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो मैं वो क्या करूंगी, सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं इस सब ट्रांजेक्शन्स को क्या करती हूँ, रिकॉर्ड करूंगी अकाउंट्स में। लेकिन मैं वो रिकॉर्ड कैसे करूंगी, वो मैं वाउचर में से देख के करूंगी। यानी कि वाउचर, जब भी आप कोई सेल परचेज करते हो तो आपको बिल मिलता है ना, एक कॉपी बिजनेसमैन अपने पास रखता है उस बिल की, उस बिल से वो सारी ट्रांजेक्शन की कितना मेरे पास आया, क्या गया, तो वो वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम वाउचर कहते हैं। इसी वाउचर से आगे हम अकाउंट्स में अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं इन्हीं वाउचर की हेल्प से। तो वाउचर जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स होता है जिसकी हेल्प से आगे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं अकाउंट्स में, वो तो जब आप आगे प्रैक्टिकल टॉपिक्स हम कराएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले देखो वर्ड ट्रेड। ट्रेड का मीनिंग क्या हुआ, बिजनेस। रिसीवेबल मीन्स जिनसे हमें अमाउंट रिसीव करना है, मीन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेड आपने जिन जिन से अमाउंट रिसीव करना है अभी, उसे हम कह देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रेडिट सेल की, मैंने किसी को सेल की, उसने कहा कि मैं 2 महीने 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो वो मेरे क्या हो गए, मैंने उनसे पैसा रिसीव कर लेना, तो उसको मेरे क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल बेटा 2 टाइप का आ जाते हैं, एक तो कहते हैं डेटर्स और एक होते हैं बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं, मान लो मैंने जिनको क्रेडिट सेल की या मैंने कोई गुड सर्विसेज दी उसको, बट क्रेडिट पे दी, क्रेडिट मींस उधार दी, तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, डेटर्स होंगे। आप कोई भी गुड सेल करते हो या कोई सर्विस सेंटर करते हो बट क्रेडिट पे करते हो, वो हमारे हो जाते हैं डेटर्स। बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, बिल रिसीवेबल एक बिल मींस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जब भी आपने किसी से पैसे लेने हैं तो वो हमें एक बिल रिसीवेबल दे देता है। उससे उसमें ये होता है, प्रॉमिस होता है, ये होता है कि भाई मैं 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे पैसे दे दूंगा। मैक्सिमम बिल रिसीवेबल 3 मंथ के होते हैं, 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, जितने भी देर का वो बिल रिसीवेबल दे सकता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, दोनों का मीनिंग यही है, दोनों से हमने पैसे रिसीव करने हैं। बट डेटर्स जब आप क्रेडिट सेल करते हो या कोई सर्विस सेंटर करते हो क्रेडिट पे, तो उसे हम कहते हैं डेटर्स। बिल रिसीवेबल जब आपको कोई डॉक्यूमेंट देता है कि मैं इतनी देर में उधार लिया हुआ है या बिजनेस में सेल की हुई है, तो वो बोलता है, एक डॉक्यूमेंट इशू कर देता है कि मैं इतनी देर में आपका पेमेंट कर दूंगा, उसे हम बिल रिसीवेबल कह देते हैं। दोनों ही हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। ये लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था बेटा, क्लियर है आपको कि एसेट्स होते हैं। मैंने तब ये भी बताया था कि करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट, और ये कौन सी एसेट्स होती हैं, ये करंट एसेट्स होती है। तो ट्रेड रिसीवेबल मींस आप कोई भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कोई क्रेडिट सेल करते हो जिनसे आपने पैसा लेना है, उन्हें हम कह देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा अकाउंटिंग टर्म। जैसे हमारे बेटा ट्रेड रिसीवेबल होते हैं ना, उसी तरह हमारे ट्रेड पेएबल होते हैं। सेम, ट्रेड मीन्स बिजनेस, पेएबल मीन्स हमने जिनको पैसा देना है। मीन्स कि जब भी आपने कोई गुड्स किसी से परचेज की है या किसी से सर्विसेज ली है लेकिन क्रेडिट पे ली है, उधार पे ली है, तो आपको क्या करना है, उसका पैसा पेमेंट करनी है, तो उसे हम कह देते हैं ट्रेड पेएबल। ये भी सेम एसेट्स की तरह 2 टाइप के, एक को क्रेडिटर्स कह देते हैं और दूसरे हमारे क्या हो जाते हैं, बिल्स पेएबल।
मीन्स जब आप किसी से गुड्स परचेज करते हो बट क्रेडिट में परचेज करते हो तो हम उसे कह देते हैं क्रेडिटर्स। और जब आप एक डॉक्यूमेंट उसके बाद इशू कर देते हो कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा, तो उसे हम कह देते हैं बिल्स पेबल। दोनों की दोनों ही क्या होती हैं, हमारी लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि हमने किसी के पैसे देने हैं। क्यों देने? क्योंकि हमने क्रेडिट परचेज की थी या उसकी कोई सर्विस क्रेडिट पे ली थी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेटा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री होता है कि जब आप अकाउंट्स क्लोज करते हो ना, हर साल एंड में आप जब अकाउंट्स क्लोज करते हो, जो आपके पास मटेरियल बच जाता है उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेटा 4 टाइप की होती है। एक होती है इन्वेंट्री रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? यहाँ पे मैं क्लियर लिख देती हूँ, दोबारा क्लियर करती हूँ। एक होती है इन्वेंट्री हमारी रॉ मटेरियल। देखो बेटा, अगर तुम्हारा ना मान लो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है मेरा, तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। मैंने पूरा साल मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जो मेरे पास मटेरियल बच गया, हम उसे क्या कहेंगे? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। सेम नेक्स्ट आ जाती है इन्वेंट्री की टाइप वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स रॉ मटेरियल भी नहीं है, ना तो वो मटेरियल है, ना ही वो फिनिश्ड गुड्स है, अभी उसका प्रोसेस है, अभी उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसे हम बोल देते हैं इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड आ जाता है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मीन्स रॉ मटेरियल कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया फिनिश्ड गुड्स में, हमने मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर ली है, तो इसे हम कहते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है, मान लो मैं कुछ पार्ट क्या करती हूँ, खुद नहीं मैन्युफैक्चरिंग करती, मैं बाहर से रेडीमेड लेके आती हूँ और आगे सेल कर देती हूँ, उसे मैं कहूंगी इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो मुझे फर्नीचर के लिए क्या चाहिए? वुड, लकड़ चाहिए, तो वो क्या है? मेरा रॉ मटेरियल। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स मैंने उससे फर्नीचर बनाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मान लो मैंने फिनिश कर लिया पूरा फर्नीचर, सोफा सेट, टेबल, चेयर, सब मेरा कंप्लीट हो गया, रॉ मटेरियल मैंने कंप्लीट कर लिया फिनिश्ड गुड्स में, उसको बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड मीन्स मैं सारा फर्नीचर तो वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, बट हो सकता है मान लो मैं डाइनिंग टेबल है वो बाहर से लेती हूँ रेडीमेड, तो वो क्या हुआ? इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा रिबेट। जब आपको ना कोई अमाउंट, कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आपको सेलर कम प्राइस पे देता है, उसे हम कहते हैं रिबेट। अब इसको तो डिस्काउंट भी कहते हैं। फिर अब आप बोलोगे फिर डिस्काउंट क्या हुआ? माइंड में पहले क्वेश्चन आता है कि ये रिबेट होता है कि आपको कम प्राइस पे सामान मिले। डिस्काउंट भी सेम, जब सेलर आपको कम प्राइस पे दे देता है अमाउंट, कोई भी गुड्स आपको कम रेट पे देता है, तो हम उसको डिस्काउंट बोलते हैं। फर्क क्या है? सिर्फ ये फर्क है कि जो रिबेट होती है वो अमाउंट में मिलता है। मान लो ये पेन 10 रुपए का था, तो वो पेन उसने 8 रुपए का दे दिया, तो 2 रुपए की मुझे क्या हुई? रिबेट। लेकिन यही चीज अगर वो मुझे परसेंटेज में देता, ये बोलते कि मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, 30% डिस्काउंट दूंगा, तो हम उसे बोलते हैं डिस्काउंट। मीन्स रिबेट इन टर्म ऑफ अमाउंट होता है और डिस्काउंट इन टर्म ऑफ परसेंटेज होता है। प्लस ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों के दोनों ही सेलर प्रोवाइड कर देते हैं। जब आप खरीदने जाते हो आपको, या सेल करने जाते हो, कम रेट पे कोई चीज आपको देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? रिबेट मीन्स जब आपको अमाउंट में कोई कम प्राइस देना पड़ता है उसे रिबेट बोलते हैं, लेकिन वही चीज जब आप डिस्काउंट, आप परसेंटेज में मिलता है, तो उसे हम डिस्काउंट कह देते हैं। डिस्काउंट बेटा 2 टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है
कैश डिस्काउंट। बेटा ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है। कोई भी पर्सन जब सेलर सबको इनवाइट करता है कि भाई मेरा सामान खरीदो, मैं इतना तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, लिखा होता है ना, आप कई बार शॉप पे जाते हो 10% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट, मीन्स सभी के लिए ये ट्रेड डिस्काउंट अलाउड होता है। इसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये क्यों देता है ट्रेड डिस्काउंट? ये सेलर सिर्फ अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। मीन्स एक क्वांटिटी बेस्ड होता है, तो उसकी जितनी क्वांटिटी सेल होगी उसको उतना डिस्काउंट देगा। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है ये सबके लिए नहीं होता, ये उनके लिए होता है जो सेल हो चुकी है। मान लो मैंने सेल क्रेडिट पे की और कहा बाद में पेमेंट कर दूंगी, तो वो तब मुझे क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। वो ऑफर किस लिए आता है? अगर ये बोल दे कि आप मैं जल्दी पेमेंट कर दूंगा, तो वो कहते हैं कि ठीक है, मान लो मैंने सेल की थी उधार किसी को, 2 महीने बाद उसने कहा था मैं पैसे दूंगा, तो मैं मुझे एक ऑफर देती हूँ कि भाई अगर तू 10 दिन के अंदर अंदर डिस्काउंट दे देगा तो मैं तुझे एक्स्ट्रा 2% कैश डिस्काउंट और दे दूंगी। तो ये कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट होता है जब आप चाहते हो कि जल्दी कैश में पेमेंट मिल जाए तो कैश डिस्काउंट। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट होता है जब आप चाहते हो कि मेरी सेल ज्यादा हो। ये सारे कस्टमर्स के लिए होता है, ये सिर्फ जो पर्सन क्रेडिट पे खरीदते हैं उनके लिए होता है कि भाई जो जल्दी पेमेंट कर दे। ट्रेड डिस्काउंट के मिलने के बाद कैश डिस्काउंट मिलता है। ये क्लियर है बेटा? ये आगे तुम्हें प्रैक्टिकल में बहुत काम आएगा। इसी के ऊपर अकाउंट्स के काफी टर्म्स, काफी टॉपिक हैं। तो बेटा ये हो गया था आपका डिस्काउंट, रिबेट। नेक्स्ट एक आ जाता है बेटा जीएसटी। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये इसके ऊपर तो आपका पूरा चैप्टर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टैक्स एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो तुम्हारी इनकम पर होता है, उसे कहते हैं हम इनकम टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो जब आप गुड्स वगैरह खरीदते हो ना तो उसके ऊपर लगता है। पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वैट लगता था। लेकिन 2017 में क्या किया, ये सारे जितने भी टैक्स लगते थे उसकी बजाय एक ही इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया जिसको नाम दे दिया जीएसटी। इसको तो हम पूरी डिटेल में करेंगे क्योंकि इसके ऊपर तो पूरा एक चैप्टर है, वो भी प्रैक्टिकल का। तो स्टूडेंट्स मोस्टली मैंने सारी अकाउंटिंग टर्म इस वीडियो में कंप्लीट कर ली है। आपकी सारी अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं यही एडवाइस करूंगी आप उसको देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। क्योंकि जब सारी आपको अकाउंटिंग टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी तो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी प्रैक्टिकल टॉपिक पे, मे बी वो जर्नल होगा या अकाउंटिंग इक्वेशन। कोई भी चैप्टर का मैं प्रैक्टिकल कराऊं या अकाउंटिंग टर्म्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। तो स्टूडेंट्स वैसे मैंने कोशिश की सारी ही क्लियर हो गई है। अगर कोई स्किप कर गई हो अकाउंटिंग टर्म या आपको लगता है स्कूल में मैडम ने कुछ करवाई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर दूंगी। तो अगर कोई अकाउंटिंग टर्म रहेगी तो हम प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं बीच में आपको कराती रहूंगी। इतनी देर में आप इसको फिर वही कहूंगी, रिवाइज करो, इसकी प्रैक्टिस करो, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, आपको हेल्प हुई आपको अकाउंट्स में, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना पॉसिबल हो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।